स्टार्ट विद द प्रेयर। हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं प्रेयर से। जय जिनेंद्र एवरीवन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो भुवे सर्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमस्कारो सव पावपणास्तरो मंगलानं च सर्वेसे परमं हवै मंगलम्। सबको जय जिनेंद्र। आज आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए लॉजिक का इस पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the methods of logic in Jain philosophy? जैन दर्शन में तर्क के क्या क्या तरीके हैं, तर्क करने के क्या क्या तरीके हैं। What are the methods? कितने सारे मेथड्स होते हैं, उसके ऊपर हम ये चर्चा करेंगे। कितने मेथड्स होंगे उसकी डिटेलिंग हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि लॉजिक एम्स एट अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। लॉजिक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि रियलिटी को जानना। रियलिटी क्या है? आत्मा। आत्मा जैसी है वैसी की वैसी आत्मा को जानना, वो एम है लॉजिक का। और रियलिटी कैसी है? इट इज मल्टीफोल्ड एंड वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर ऑल्सो मेनी। वो बहुत अलग अलग तरीकों से, अलग अलग एंगलों से जानी जा सकती है और उसके बहुत सारे तरीके भी होते हैं। मतलब कि जो रियलिटी है, वास्तविकता है, वो बहुमुखी है और उसके तरीके भी महान आचार्यों ने जो प्रस्तुत किए हैं वो बहुत सारे हैं, क्योंकि वो मल्टी फोल्ड वाली है और उसके तरीके भी बहुत सारे हैं। फिर जैन धर्म में हमें तर्क के विभिन्न प्रणालियों के तरीके पाए जाते हैं। तो समझना यह है कि प्रत्येक अनुष्ठा है और फिर भी अन्य प्रणालियों को पूरा करता है। मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो जो सारे तरीके हैं ना, वो सब इम्पोर्टेंट है, यूनिक है, फिर भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के आधार पर भी होते हैं। कोई एक दूसरे को कंप्लीट करता है, कोई किसी चीज को समझाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो एक का उपयोग करते समय अन्य निरंतर शामिल हो जाता है। जब हम एक तरीके का उपयोग करते हैं ना, तो दूसरा तरीका अपने आप उसको हमको यूज में लाना पड़ता है। मतलब जब हम प्रमाण से जानना चाहते तो एक एक नई को जानना पड़ता है, एक एक नई के जानने के बाद हम उसको कंप्लीटली जान सकते हैं। यस और नो? ऐसा होता है ना? तो सभी प्रणालियों का एक सामान्य उद्देश्य होता है, पर सबका उद्देश्य क्या है? ये अलग अलग मेथड जो है उसका उद्देश्य एक ही है कि वो रियलिटी को जनाता है, वो सच्चाई की तरफ हमको लेके जाता है। इट टेक्स अ पर्सन क्लोजर टू द रियलिटी। ओके, और सत्य को समझाता है। दूसरे सारे कहाँ है? उन लोग को बोलो अटेंड करने के लिए, अटेंडेंस नहीं मिलेगी नहीं तो। अभी मैम के क्लास में कितने जन थे? ये हमने चेंज कर दिया इसीलिए वो नहीं पता होगा शायद। ये थर्ड सेमेस्टर वाला लिंक में हमने ज्वाइन किया, वापस भेजा है। किसी किसी को कॉल भी किया है, हाँ। कॉल नहीं लग रहा है मैम, और मैसेज डाला है ग्रुप में मैंने। नहीं मतलब ये लिंक से ज्वाइन करना है, वो डालो थर्ड सेमेस्टर वाले लिंक से। हाँ वो लोग सेकंड हाँ वो सेमेस्टर। भी डाला है मैम, डाला हाँ है मैम। बस, हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो अभी जैसे माँ बच्चे को चांद की दिशा दिखा सकती है, ऐसे उंगली करके यहाँ देख, ऐसे दिखा सकती है कि यहाँ देखो चांद है, वैसे दिखा सकती है। और फिर बच्चे को इस दिशा में
लक्ष्य करा सकती है कि यहाँ देखो, यहाँ कुछ देखने की चीज है, चंदा मामा है। और अभी तो वो चंद्रयान के बाद तो बहुत सारे के लिए चंदा मामा मामा बन गए हैं। तो उस दिशा में वो लक्ष्य कराने का करा सकते हैं। वैसे ही तर्क, लॉजिक क्या करता है, वो राह दिखाता है। और यह केवल एक उपकरण होता है, यह खुद में एक अंत नहीं होता है। इट इज अ टूल टू रीच टू द रियलिटी। वो रियलिटी तक पहुंचने का एक टूल है, एक मेथड है, पर वो खुद रियलिटी नहीं है। जैसे मोक्ष मार्ग में चलने के लिए अलग 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 कितने सारे साधन होते हैं ना। कोई ज्ञान से करता है, कोई तप से करता है, कोई भक्ति से करता है। ऐसे अलग अलग कितने सारे रास्ते होते हैं। वैसे ही तर्क शास्त्र भी वो ऐसे रास्ता है, पर वो मंजिल नहीं है। समझ में आया आप लोग को? यस मैम। वंदना जी आपका वीडियो, शांतिलाल जी, हेमा, सबका वीडियो ऑन करो। तो ये खुद में एक अंत नहीं होता है, पर तर्क द्वारा जो मार्ग दिखाया जाता है उस पे पालन कर सकते हैं, उसका हम पालन कर सकते हैं। और उससे अंत तक बढ़ाना होता है, उसको कंप्लीट करना। ये सब लॉजिकल पॉइंट्स के, लॉजिकल टूल्स का काम है कि वो हमको सच्चाई की तरफ ले जाए। पूरा सच्चाई क्या है वो हमको समझाए, रियलिटी क्या है एज इट इज हम उसको जान सके। तो तर्क को आत्मा के लिए लागू करने के लिए बनाया गया है, लेकिन क्योंकि इसके नियम सार्वभौमिक होते हैं, इसे किसी भी चीज पर लागू किया जा सकता है। तो लॉजिक वॉज डिवाइस टू अप्लाई फॉर ऑल द सेल्फ, मतलब वो आत्मा के लिए बनाया है। बट सिंस इट्स लॉ आर यूनिवर्सल, उसके जो लॉ होते हैं ना वो सब में लागू पड़ते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं। इट कैन बी अप्लाइड टू, किसी पे भी लागू कर सकते हैं। तो अभी ये लॉजिक शास्त्र के कैरेक्टरिस्टिक्स को इस तरह से देखे तो ये कैसे होने चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब जब जब आप जो जो भी मेथड यूज करते हो ना, तो इट शुड बी कंसिस्टेंट, इट शुड बी सेम ऑल द टाइम। जैसे विच मीन्स नो थियरम ऑफ द सिस्टम कॉन्ट्राडिक्स अनदर। मतलब एक, जब हम a प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस ए करेंगे तो क्या आएगा, जैसे ए स्क्वायर आएगा। ए प्लस बी करेंगे तो ए बी आएगा, करेक्ट। तो वो जो रूल होते हैं ना वो हमेशा करेक्ट ही होते हैं, वो कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होते हैं, एक दूसरे के ऑपोज में नहीं जाते हैं। मतलब दैट रूल्स बिकम सेम। जैसे 1+1 करेंगे तो 2 आएगा, पर 1 और 1 साथ में लिखेंगे तो वो 11 ही होगा, किसी के लिए भी। समझ में आ रहा है? जैसे 5 × 5 करेंगे तो 25 आएगा, 5+5 करेंगे तो 10 ही आएगा। दैट इज यूनिवर्सल लॉ, दैट विल नॉट चेंज फॉर एनीबॉडी। यस, समझ में आया? फिर उसकी वैलिडिटी जो होती है, which means that the system's rule of proof will never allow a false inference from the premises. उसकी जो वैलिडिटी होती है ना वो भी परफेक्ट होनी चाहिए, वो भी करेक्ट होनी चाहिए। जैसे हम किसी भी चीज की जैसे एक्सपायरी डेट होती है, तो उस एक्सपायरी के बाद हम लोग जैसे उस चीज को यूज नहीं करते, उसकी वैलिडिटी उतनी ही है। या हमको कोई कूपन मिलता है तो वहां लिखते हैं ना वैलिड टिल 31 अगस्त, तो उसके बाद वो वैलिड नहीं रहता है। उसके बाद वो उस उसका जो महत्व है वो चला जाता है। मतलब दैट आफ्टर दैट उसको आप यूज करने जाओगे तो वो लोग नहीं करेंगे, बराबर। वैसे इस जो लॉजिकल टूल्स है ना उसकी वैलिडिटी ऐसे नहीं होती है, इट शुड बी ऑलवेज देयर। समझ में आया मैंने क्या बोला? A logical system has the property of soundness when the logical system has the validity and other uses premises that prove true. मतलब वो वैलिडिटी की वजह से ही वो सच्चा माना जाता है, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी भी है, उसका कंप्लीटनेस भी है। नेक्स्ट आएगा कंप्लीटनेस ऑफ अ लॉजिकल सिस्टम। उस वो दैट मीन्स अ फॉर्मूला हम जो भी लिखते हैं ब्रैकेट में a + b + c,
तो जो भी हम लिखते हैं ना, उसका जो आंसर आएगा ना, हम जो कंप्लीट करने के बाद, इट शुड बी ट्रू एंड इट शुड बी प्रूवन। वो सच्चा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब वो कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह से लॉजिकल सिस्टम जो होता है, लॉजिकली जो हम बात करते हैं, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आया? उसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, कि वो तात्विक चरित्र होना चाहिए, उसका समान उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य जो है ना, ओके, नो प्रॉब्लम, उसका उद्देश्य समान होना चाहिए और आंशिक एवं पूर्ण होना चाहिए। मतलब वो जो आप पार्शियली उसको एक्सप्लेन करते हो, समझते हो, तो वो भी करेक्ट होना चाहिए, और कंप्लीटली आप उसको जानने की कोशिश करते हो, तो वो भी, इट शुड बी प्रूवन। जैसे उदाहरण यहाँ क्या देते हैं कि जो कोई भी उसका उदाहरण भी देंगे ना, तो वो भी अपने महत्व गुण को एकदम बराबर से समझाता है। मतलब उस रिलेटेड जो भी हम टूल यूज करते हैं ना, उस टूल रिलेटेड हमको जो आंसर चाहिए वो करेक्ट होता है। अभी टूल्स कौन कौन से हैं, तो टूल्स कैसे होने चाहिए वो तो हमको समझ में आ गया, कि कंसिस्टेंट होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, विद एग्जाम्पल होने चाहिए। तो ये सारी बातें उस टूल में होनी चाहिए। पर वो टूल क्या क्या है, वो तर्क के तरीके क्या क्या है जैन दर्शन। तो लिख लीजिए, कितने तरीके हैं? 11। 11 तरीके होते हैं। मतलब 11 तरीकों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो 11 तरीके क्या है? फर्स्ट वन, प्रमाण। सबसे पहला क्या है? जैन तर्क का उद्देश्य व्यक्ति को जो सच्चाई और वास्तविकता के करीब लेके जाता है, उस सारे टूल्स को हम समझने वाले हैं। उसमें पहला है प्रमाण। दूसरा, नई। दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा, लॉजिकल टूल्स। सेकेंड टूल इज नई। थर्ड आएगा निक्षेप। थर्ड क्या आएगा? निक्षेप। फोर्थ आएगा अनेकांतवाद। अनेकांतवाद। फिफ्थ आएगा आगम तर्क। फिफ्थ आएगा आगम तर्क। सिक्स्थ आएगा अध्यात्म तर्क। अध्यात्म तर्क। सेवेंथ आएगा द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य, गुण और पर्याय। आठवां, श्यादवाद। आठवां तरीका कौन सा है? श्यादवाद। नौवां, निमित्त और उपादान। नौवां, निमित्त और उपादान। 10वां, 363 पाखंडी मत। 363 पाखंडी मत। और 11वां आएगा सप्तभंगी। 11वां तरीका कौन सा है? सप्तभंगी। तो बंगे। हाँ, कौन बोलेगा कि 11 तरीकों के नाम जो हम लॉजिक टूल्स के रूप में जानने वाले हैं? एनी वन ऑफ यू प्लीज रिपीट ऑल द टूल्स नेम, ओनली नेम। प्रमाण, नए, निक्षेप, अनेकांतवाद, आगम, अध्यात्म, द्रव्य, गुण और पर्याय, श्यादवाद, निमित्त और उपादान, 363 पाखंडी मत और सप्तभंगी। हाँ, तो ये सारे क्या है? टूल्स। मेथड्स है, टूल्स है। हाँ, इन जैना तर्क के फिलोसॉफी। यस, समझ में आ गए? तो यहाँ पे हम डिटेल में प्रमाण करेंगे। प्रमाण कौन से है, उसके क्या भेद है, उसको अलग अलग आगमों में कैसे दिया गया है,
फिर उसके सब डिविजन्स करेंगे, फिर अनुमान प्रमाण करेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण करेंगे, परोक्ष प्रमाण, मतलब वो सारी चीजें खाली अपने ये लॉजिक पेपर का सिलेबस है। बाकी के जो नई है, अनेकांतवाद है और शादवाद, वो आप सब जैन एपिस्टेमोलॉजी के पेपर में पढ़ेंगे, ठीक है। पर मैं यहाँ पे मैंने सारे टूल्स साथ में बता दिए कि हमको सारा पता होना चाहिए कौन कौन से टूल्स है। समझ में आया आपको? तो अभी इस सारे टूल्स को हम लोग वेरी ब्रीफ में लिखेंगे। 11 टूल्स को हम लोग ब्रीफ में लिखेंगे इस आंसर के लिए, फिर डिटेलिंग में करेंगे प्रमाण को, ठीक है। अभी यहाँ क्या बोलते हैं, दैट बाय विच अ थिंग इज नोन राइटली इज कॉल्ड प्रमाण। जिससे हम वस्तु को सत्य रूप में, सच्ची जैसी की है वैसी जान सकते हैं, उसको प्रमाण बोलते हैं। दैट इज ट्रू और वैलिड नॉलेज। जो वैलिड नॉलेज है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमाण। मतलब प्रमाण हम उसे कहते हैं जिससे किसी वस्तु को सही या वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। जो कोई वस्तु का सही और वास्तविक ज्ञान जिससे प्राप्त होता है ना, वो है प्रमाण। और उसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य आत्मा और अन्य चीज को पहचानना और निर्णय लेने में मदद करना। यहाँ पे कोई शंका, कोई मोह, कोई अज्ञान, सब दूर हो जाता है। सब दूर होने के बाद में जो जवाब मिलता है वो है प्रमाण। और एक वस्तु की प्राकृतिक स्वरूप को सही रूप से समझाने में मदद करता है प्रमाण। समझ में आया? समझ में आ रहा है आपको? मतलब इसका क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, सही और सत्यपूर्ण रूप से उसको समझाना। और टू नो द सब्सटेंस फ्रॉम ऑल द एंगल, सारे एंगल से हमको जो सच्चा ज्ञान देता है वो प्रमाण है। और उस प्रमाण के वक्त ना तो हमको कोई बाद में, ऑन द राइज ऑफ ट्रू नॉलेज, जब हमको सच्चा ज्ञान हो जाता है ना कोई चीज का, फिर क्या क्या चीज वहां नहीं रहती है, कोई डाउट नहीं रहता है, शंका, कोई इल्यूशन नहीं रहता है मतलब भ्रांति, कोई इग्नोरेंस नहीं रहता है मतलब अज्ञान। सारी चीजों का वो नाश हो जाता है जब सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। एंड द नेचर ऑफ थिंग इज अंडरस्टूड राइटली टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। मतलब उस चीज का जो स्वभाव है वैसे का वैसा हमको समझ में आ जाता है। दिस ऑल दैट आर द डेफिनेशन ऑफ द प्रमाण। मतलब वो आप प्रमाण के नीचे ये सारी चीजें, बातों को आपको लिखना है। The knowledge that allows one to differentiate and to make decision about the self and others. The knowledge, जो ज्ञान से हम खुद को और दूसरों को जान सकते हैं, उसको बोलते हैं स्व प्रमाण एंड पर प्रमाण। स्व प्रमाण एंड पर प्रमाण। जैसे हम लोग ने किस में पढ़ा था, ये समय सार की गाथा में, स्व समय पर समय, वैसे स्व प्रमाण पर प्रमाण उसको बोलते हैं, उसको प्रमाण बोलते हैं। सो प्रमाण कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिफरेंट एंड अपेरेंटली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो प्रमाण करते वक्त हमको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं जिस जिस जो उस चीज को और दूसरी को भी समझाते हैं, जैसे स्व प्रमाण और पर प्रमाण। Thus with praman one equanimity and becomes tolerant of different points of view. तो जब हम प्रमाण से कोई चीज को सीखते हैं तो दूसरे अलग अलग रीत से भी हम वो चीज को समझ सकते हैं। The perception which grasps the nature of a thing in a proper and constrained form is called प्रमाण। मतलब उससे जो हम जैसी चीज है वैसी की वैसी उसको जान ले तो वो प्रमाण कहता है, ठीक है। प्रमाण कहलाता है। प्रमाण 5 प्रकार के होते हैं। मति, श्रुतावधानी,
मन पर्याय, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान एंड केवल ज्ञान, ये सारे तत्प्रमाण है, ये सारे प्रमाण के तर्क होते हैं। और ये प्रमाण क्या है उसकी डिटेलिंग और भी हम नेक्स्ट हेडिंग में करेंगे। यहाँ पे बस इतना लिखो तो बस है। और ये कोटेशन आप यहाँ दे सकते हो, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, तत्वार्थ सूत्र की 9वीं गाथा फर्स्ट चैप्टर की, और तत्प्रमाणे 10वीं भी आप कोट कर सकते हो। ये समझ में आ गया। अभी दूसरा नई। नई क्या है? नई एक समस्या के एक विशेष दृष्टिकोण को संपूर्ण वास्तविकता के संदर्भ में जांचने के तरीके के रूप में कार्य करता है। अभी नई क्या है? कोई भी एक प्रॉब्लम है, कोई भी एक समस्या है, या कोई भी चीज को आप जानने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके एक विशेष दृष्टिकोण को संपूर्ण वास्तविकता से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एक ब्लाइंड, 6 ब्लाइंड का आपने एग्जाम्पल जानते हो ना? 6 ब्लाइंड हाथी को कैसे समझाते हैं? इसका हमारे आगमों में बहुत सारी चर्चा इसकी बारे में आती है। तो वो जो 6 अंधे हैं जिन्होंने कभी भी हाथी को नहीं देखा है, और हाथी का जो कोई अंग उसके हाथ पे आया, उससे उन्होंने उस चीज के बारे में अपना लक्ष्य बनाया। बराबर? जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी उसका लक्ष्य, उसके बारे में, वो हाथी के बारे में उसकी मन में जो बात थी वो अलग थी। जिसने हाथी के पांव को पकड़ा उसके लिए हाथी अलग था। जिसने हाथी के कान को पकड़ा उसके लिए हाथी की डेफिनेशन अलग थी। यस और नो? सब लोग हाथी को जब एक्सप्लेन करते हैं अंधे, तो वो एक नई से उस चीज को समझा रहे हैं। एक नई से, एक मतलब वो, पर वो जो नई से समझा रहे, वो दृष्टिकोण उनका परफेक्ट है, पर दैट इज नॉट द कंप्लीट नॉलेज। बराबर? इसका उद्देश्य वस्तु के संदर्भ में आंशिक सत्य है। वो जो उसने बताया वो एक अंश से सत्य है, क्यों? वो सत्य को समझाने की कोशिश करते हैं विभिन्न दृष्टिकोण से, पर वो कंप्लीट नहीं है। तो प्रमाण इज द सोर्स ऑफ नई। नई रिवील्स द एंटायरली पार्शियली, वो पूर्ण नहीं, विकल देश, पार्शियल चीज को समझाता है, जबकि प्रमाण क्या करता है? सकल देश, एंटायर रियलिटी को एंटायरली पूरी जैसी की है वैसी समझाता है। सो नईवाद जिसको बोलते हैं, या थियरी ऑफ पार्शियल ट्रुथ बोलते हैं, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंसेप्शन ऑफ अनेकांतवाद। तो वो अनेकांतवाद का एक पार्ट आप मान सकते हो, विच इज एसेंशियल टू कंसीव द सोल नेचर ऑफ रियलिटी। वो भी जरूरी है अगर आपको पूरी चीज को जानना है तो। बराबर? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी डिश बनाई, फॉर एग्जाम्पल पास्ता, तो पास्ता में बनाने के लिए आपको कितने सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए? बराबर? तो उस सारे इंग्रेडिएंट्स का नॉलेज भी तो आपको होना चाहिए ना, कि अगर उसमें सब्जियां पड़ती है तो वो कौन कौन सी पड़ती है, कौन सी सब्जी मुझे लानी है, कैसे काटनी है, क्या करना है, या मसाले होते हैं। तो मतलब एक आप ले लो एंगल उसका कि सब्जियों का, तो क्या क्या सब्जियां पड़ेगी उसके बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। पर वो नॉलेज जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो इट इज अ पार्ट ऑफ दैट पास्ता रेसिपी। फिर मसाले कौन कौन से होने चाहिए, तो वो भी सेकंड नहीं है, सेकंड ब्रांच ऑफ नॉलेज है, तो वो भी आपको बराबर से पता होना चाहिए। फिर थर्ड है, आपको क्या क्या और सामग्री चाहिए, पास्ता चाहिए, फिर टमेटोस चाहिए, मतलब जो कुछ भी चाहिए वो पार्शियली एक एक चीज जो है वो होनी चाहिए ना। इट हैज टू बी देयर, वो होना चाहिए, पर वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है। पर जब हम उन सब चीजों को साथ में रखेंगे तब उसको हम कंप्लीटली बना सकते हैं।
यस और नो? समझ में आया? समझ में आया ना? तो उस हिसाब से वो नई अपने में विकल है, विकल देश है, पार्शियल नॉलेज है, पर वो सच्चा नॉलेज है। पर जब पूरा पास्ता बन जाएगा तब वो हो जाएगा सकल, नहीं तो रहेगा विकल। ओके, तो अभी क्या बोलते हैं? विच इज एसेंशियल टू कंसीव द सोल नेचर ऑफ इट प्रोवाइड्स फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑन द बेसिस दैट ईच रिवील्स पार्शियल ट्रुथ एंड एन ऑब्जेक्ट। वो जो सारे हैं ना, वो पार्शियल ट्रुथ हमको बताते हैं, मतलब इनकम्प्लीट, पार्शियली जो सच्चाई है, उस एंगल से जो सच्चाई है वो हमको बताते हैं। इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू कीप इन माइंड दैट अकॉर्डिंग टू नईवाद one aspect is being revealed from amongst innumerable aspects which are equally important। मतलब ये समझाते हैं कि बहुत सारे नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो हमको जाननी है इस चीज को जानने के लिए। मतलब हमको पास्ता बनाने के लिए हमको उसके इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए, हमको कौन सी सब्जी लगेगी वो भी चाहिए, पास्ता कौन से लगेंगे वो भी चाहिए। मतलब सारी चीजें अलग 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 है, पर उस सारी चीजों का भी ज्ञान अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। एंड द नॉलेज ऑफ सो रिवील्ड इज कलर्ड और कंडीशन बाय द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, उसको बोलते हैं अलग स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अगर हमको इसमें से कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है या उसमें कंफ्यूजन रहता है तो वो हो जाएगा एकांतवाद। पहले तो बोल दिया कि अनेकांतवाद है, अनेक अनेक नहीं का है, पर उसमें से एक ही चीज को हम जानते हैं या मानते तो वो हो जाएगा एकांतवाद। एक ही आप चीज जानते हो। therefore the whole truth of complete nature of reality will be revealed by pulling together the knowledge revealed by the standpoint of नहीं। तो वो हो जाएगा इनकम्प्लीट नॉलेज और वो हो जाएगा एकांतवाद, which through contradictory each other separately when combined lead to the truth। पर जो वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसको सबको साथ में रखेंगे तो हम कंप्लीट ट्रुथ के पास पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? इसमें कुछ डाउट है किसी को? हम्म, समझ में आ गया कि कुछ डाउट है? इसको पूरा हिंदी में पढ़ूं कि समझ में आ गया? आशा जी ठीक है? हाँ ठीक है। तो वही बात होती है कि नई के जो प्रकार है ना वो अलग अलग होते हैं। वो क्या है कि नई दृष्टिकोण, नई पर्याय और नई लक्षण। नई का दृष्टिकोण, नई की पर्याय और नई का लक्षण। तो नई का दृष्टिकोण मतलब क्या है? नई का जब हम विशेष रूप से इसके अलग अलग एंगल को जानने की कोशिश करते हैं, तब उसको जो विशेष दृष्टिकोण से समझने के लिए जो किया जाता है ना, वो उसको बोलते हैं नई दृष्टिकोण। जब किसी विशेष दृष्टिकोण से एक वस्तु को देखा जाए तो उसे दृष्टिकोण के हिसाब से समझा जाता है। तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण तरह से समझने में मदद करता है और वो वस्तु को विभिन्न पहलुओं को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, एक फल को खाने के दृष्टिकोण से हम उसकी रासायनिक गुणों को समझते हैं, ठीक है, जबकि उसके आर्थिक पहलू को विचार करके हम उसके मूल्य को भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमको एक फल खाना हो तो उस फल के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या गुण है, हम वो एक दृष्टिकोण से उसको देखते हैं। दूसरा दृष्टिकोण क्या है? उसका मूल्य क्या है, वो कितने में मिलता है, वेदर विल बी एबल टू अफोर्ड इट और नॉट, वेदर विल बी एबल टू ईट और नॉट। तो वो जो हम उसके बारे में विचार करते हैं ना, तो वो उसका मूल्य हो जाएगा। मूल्य के रूप एंगल से हम उसको जानते हैं।
फिर वो कहाँ उगता है, कहाँ ज्यादा मिलता है, क्योंकि आजकल तो हमें बहुत सारी वेराइटी ऑल ओवर वर्ल्ड की सारे फ्रूट्स हमको मिलते हैं। यस सर नो। पहले तो जो प्रांत का था, जो देश का था, जो एरिया का था, वही मिलता था। और आजकल तो हम इतना इंपोर्ट करते हैं कि थाईलैंड के भी फ्रूट खा सकते हैं और कहीं के भी फ्रूट हम लोग यहाँ इंडिया पे बैठ के खा सकते हैं। तो वो जो अलग अलग हम दृष्टिकोण उसको जानते हैं, उसको दृष्टिकोण, नई दृष्टिकोण कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोला मैंने, नई पर्याय। पर्याय मतलब जो वस्तु के संदर्भ में उसके आंतरिक सत्य को समझाने के लिए किया जाता है। यह विभिन्न पर्याय के संदर्भ में वस्तु की प्राकृतिक स्वरूप को समझाने में मदद करता है। जैसे फूल को विभिन्न प्रकार की पर्यायों में विचार करने से हमें उसके आरोहण और अवरोहण की प्रक्रिया को समझ में आती है। जैसे उसके जीवन की महत्वपूर्ण भाग क्या है, मतलब उस ठीक है, अभी फूल छोड़ो, आप फल ले लो। आम, आम की पर्याय होती है। जैसे जब आम तोड़ते हैं ना वो लोग पेड़ से, तब वो हरा, हरे कलर का होता है, ठीक है। और वो कैसा होता है, एकदम खट्टा होता है। फिर उसको रख के पकने देते हैं। फिर क्या होती है, उसकी पर्याय बदलने लगती है, उसका कलर चेंज होने लगता है और उसके साथ साथ उसका स्वाद भी चेंज होता है। जो आम हरे कलर की थी और खट्टी थी, वो थोड़े दिनों के बाद क्या हो जाएगी, पीले कलर की और मीठी हो जाएगी। आम तो सबको भाती है ना। तो ये आम की पर्याय है। उस पर्याय के रूप में भी जानने से हमको जो समझ आता है वो बोल कहता है नई पर्याय। क्लियर। फिर थर्ड आएगा नई लक्षण। इस प्रकार का नई वस्तु के विशेष लक्षणों को समझाता है। जो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जब उसको समझाते हैं तब उसको लक्षण कहते हैं। यह वस्तु की विशेषताओं को प्रकट करने में मदद करता है। ये क्या करता है, वस्तु की विशेषताओं को प्रकट करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए एक पौधे के पत्तों के रंग कैसे होते हैं, उसका आकार कैसा होता है, उसका अन्य लक्षण कैसा होता है, अगर ये हमको विचार करना है तो हम डिटेलिंग में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लक्षण से हम पता लगा सकते हैं। आप लोग ने देखे हैं ना, हर एक चीज के, हर एक फ्रूट्स के अलग अलग पत्ते होते हैं। पपैया के पेड़ के पत्ते, आम के पेड़ के पत्ते, अमरूद के पेड़ के पत्ते, आप देखोगे ना तो उसमें जो जो डिफरेंस होती है वो सारे उसके लक्षण है। समझ में आया। यहाँ कहते हैं कि नई का उपयोग व्यक्तिगत दृष्टिकोण से वस्तुओं को समझने में मदद करता है और वस्तु के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करने में यह अच्छी भूमिका निभाता है। यह दर्शाता है कि एक ही वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखकर हम उसके पहलुओं को समझ सकते हैं और इसके अद्भुत आदर्श का पालन कर सकते हैं। समझ में आया, नई क्या है और नई के विभिन्न प्रकार क्या है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, समझ में आ गया। उसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं नई के, नए दृष्टिकोण, नए पर्याय और नए का लक्षण। यस। तो ये हो गया हमारा नई के बारे में डिटेलिंग। नई को समझने के लिए ये सारी चीजें हमको समझेंगे तो हमारे नई के बारे में जाना जाएगा। दिस वाज द सेकेंड टूल, ये अपना सेकेंड टूल था। अभी आएगा निक्षेप। व्हाट इज निक्षेप? किसी को पता है निक्षेप के बारे में, सुना है निक्षेप क्या है? तो ये भी एक प्रणाली है। इसकी माध्यम से भी हम वस्तु के प्रकार, स्वरूप और लक्षणों को स्पष्ट करने का कार्य करती है। और इसका उद्देश्य यह है कि विचारक व्यक्ति शास्त्रिक और तार्किक प्रमाण से माध्यम से वस्तुओं को सही जान पाए। बराबर। तो अभी वो क्या होता है, निक्षेप, आरोहण। निक्षेप को आरोहण भी कह सकते हैं। निक्षेप से हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं।
कौन कौन से कितने प्रकार के निक्षेप होते हैं आपको पता है? 7 प्रकार के मैम, अब वो कौन कौन से नहीं पता। ठीक है, तो आगम के माध्यम से अगर हमको निक्षेप जानना है ना शुद्ध ज्ञान के हिसाब से, तो निक्षेप है नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। ये बेसिकली मेजर और वाइडली यूज्ड है टूल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रियलिटी एज इट इज। यहाँ पे सारे चीज को आरोपण किया जाता है, सब चीज का आरोपण किया जाता है। जैसे द्रव्य निक्षेप क्या है, भाव निक्षेप क्या है, स्थापना निक्षेप क्या है, वो सारी चीजों से हम उस चीज के का आरोहण करके जो चीज नहीं है ना उसकी भी हम कल्पना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज एट प्रेजेंट भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान हमारे सामने है, प्रत्यक्ष रूप में है नहीं है ना, पर हम उसको मूर्ति में स्थापित करके उसकी प्रेजेंस को मान सकते हैं। या आज हमारे फैमिली में परदादा जो थे वो नहीं है, गुजर गए, पर हम उसके फोटो को दीवार में लगा के हम वो हमारे सामने है वैसे समझते हैं ना, तो उसको ये सारी चीजें निक्षेप की है। जैसे हमारे एक बिल्डिंग बनने वाला है जिसमें हमने एक फ्लैट लिखवाया है, तो वो बिल्डिंग कैसा होगा उसका जो हम मॉडल देखते हैं ना कि ये बिल्डिंग इसकी एंट्रेंस ऐसी होगी, यहाँ से वो जिम वो सब बनाएंगे, यहाँ से वो मार्केट ये बनेगी, मतलब बिल्डिंग का पूरा लेआउट जो हम मॉडल फॉर्म में देखते हैं वो भी निक्षेप है, द्रव्य निक्षेप। समझ में आ रहा है आपको? जहां चीजों का आरोहण किया जाता है वो चीज वैसे की वैसी वहां तब उस नहीं होती है, पर उस चीज का आरोहण करके हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं निक्षेप। ठीक है, तो इस निक्षेप के बारे में भी और भी डिटेलिंग हम आपको समझ में आ गया। द्रव्य, क्षेत्र, नाम, स्थापना, द्रव्य एंड भाव, ये 4 निक्षेप है। तो नाम से हम कैसे कर सकते हैं, स्थापना से कैसे करते हैं, द्रव्य से कैसे और भाव से कैसे निक्षेप होता है, वो सारी डिटेलिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर आरोहण पता चल गया, जो चीज नहीं है वहां उसका आरोहण करे उसका आरोहण करके हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? तो ये है निक्षेप, और उसकी और भी सब डिविजन्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये 3 समझ में आया? प्रमाण, नई और निक्षेप। और प्रमाण को और भी डिटेलिंग हमको पूरा बहुत सारी चीजें सीखने, तो यहाँ पे मैंने उसके सब डिविजन्स वो सब यहाँ नहीं बताए क्योंकि वी आर गोइंग टू डू एज अ सेपरेट टॉपिक। पर यहाँ पे मैंने नई का थोड़ा बता दिया और निक्षेप का भी यहाँ पे बता दूंगी, क्योंकि ये सारी चीजें हम डिटेल में नहीं करने वाले। प्रमाण तो सारे टाइप के प्रमाण जो है ना वो सारा हम डिटेल में करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे नहीं बता रहा है, खाली मैं टूल बता रही हूँ और दूसरे सब चीज को टूल्स के साथ उसकी सब डिविजन भी बता रही हूँ, क्योंकि वो हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं करने वाले। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ लॉजिक इन जैन फिलोसॉफी? ये सारी चीजें उसी में आएगी। क्लियर? क्वेश्चन अनुश्रुति, अनुश्रुति, are you Yes, there? ma'am. Yes, ma'am.
हाँ, तो अभी समय सार का है ना, हम लोग ने पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। आपको उसकी असाइनमेंट लिखनी होगी। तो आप अपने यहाँ पे जो है ना, अपने ग्रुप में दूसरे उनसे बात कर लीजिए, आदित्य से या जिन्होंने भी किया है, हेमा से या किसी से भी। तो वो सारी डिटेल और आपके क्लासेस सारे है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यस, है समय सार के, और बट उसके मैम क्वेश्चंस भी सब है, तो आप उसको बोलो। असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन ये ऑप्शनल में है क्या? हाँ, है ना, आपको प्रेजेंट तो करना मैं है। असाइनमेंट्स ना, यस मैं प्रेजेंटेशन परफॉर्म कर दूं। हाँ ठीक है, तो आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हो और कब करना चाहते हैं, वो सारी डिटेलिंग आप बाद में, क्लास के बाद में मेरे साथ डिस्कस कर दीजिएगा। उस हिसाब से हम लोग वो क्लास में वो रख देंगे, क्योंकि एक बार आपका वो खत्म हो जाएगा फिर। आप अभी ओके पढ़ाई शुरू कर दो उसकी। जब आपका रेडी हो जाए, मतलब क्या क्या करने वाले वो मुझे बता देना, उस हिसाब से पढ़ाई शुरू कर देना। फिर जब रेडी हो जाए प्रेजेंटेशन, तो आप मुझे बोलना, वो हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके मैम। मैम क्वेश्चन मैम बोलते हैं। फर्स्ट टू 68 रहेंगी ना गाथाएं हाँ, समय साथ? 1 to 68। हाँ हाँ, यस। पर हमने जिस एंगल से, जिस चीज रीत से समझा है ना, आप एक बार क्लास भी देख लेना सब। फिर ओके आप डिसाइड करके मुझे बोलना आपको क्या करना है। ओके मैम। बोलिए, आशा जी, आप कुछ पूछ रहे थे। क्वेश्चन बोला था आपने कुछ। क्या बोला था मैंने? क्या, कौन सा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं वो? अभी क्या उसका आशा जी, पढ़ाया प्लीज था ना, रिपीट कीजिए, बराबर समझ में नहीं आया आप क्या आपने जो पूछ। पढ़ाया अभी उसका क्वेश्चन बोला था ना आपने। हाँ हाँ, स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया ना, न्याय शास्त्र में, जैन, अकॉर्डिंग टू जैन न्याय शास्त्र के हिसाब से कौन कितने प्रकार के तर्क के तर्क के साधन होते हैं। तर्क कितने प्रकार के हैं जैन दर्शन में, तर्क के कितने, कौन कौन से तरीके हैं, वो आपको हिंदी में बोलना है ना, हिंदी में लिखना है ना। तो यही क्वेश्चन है आपको। आदित्य प्रेजेंट, आशा जी प्रेजेंट, आयुषी जी अभी नहीं कर रहे क्या? वो ग्रुप से आज निकल गए ना मेरे ख्याल से। पूछ लेते हैं। खुशबू क्या है, खुशबू का? खुशबू है ना, शी इज डूइंग द कोर्स ना। हेमा भी है प्रेजेंट, नलिनी नहीं है प्रेजेंट, शांतिलाल जी भी थे, वंदना, कमल चंद, वहाँ वो भी है। विनीता जी आज नहीं आए हैं ना, वीडियो भी ऑन नहीं किया। नहीं आया आज। हम्म, उसको बोलना कि फंक्शन में हो तो बराबर पर एटलीस्ट ऑन करके अटेंडेंस तो ले लो। अनुश्रुति प्रेजेंट, ठीक है। और कुछ डाउट? मैम ये जो आफ्टर क्लास क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो असाइनमेंट्स के लिए होते हैं क्या? असाइनमेंट्स के लिए भी होते हैं, और एंड सेमेस्टर में भी वही क्वेश्चंस आते हैं। फाइनल एग्जाम जब रहती है ना आपकी, तो उसके लिए भी वो क्वेश्चन रहता है। तो वैसे ही सारे क्वेश्चंस आप यही ग्रुप में आगे डाले हुए हैं। अगर पर आप तब नहीं होंगे तो आप किसी को भी पूछ लेना, आदित्य को या शांति सर या किसी को भी, और सारी डिटेलिंग ये क्लास की ले लेना, और क्लास थोड़े देख लेना यस। क्या क्या क्वेश्चन है उसमें से, आप कौन से प्रेजेंट करने चाहते हो, वो सारी डिटेलिंग देख के फिर मुझे बोलना आपको कब और क्या प्रेजेंट करना है। मैम वैसे टाइम का कोई ड्यूरेशन है, मतलब इसके पहले मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा ऐसा कुछ? ऐसी तो टाइम तो चली गई, थर्ड थर्ड सितंबर हमारा लास्ट डे था सबमिशन का। इन सब के अच्छा। असाइनमेंट आ गए। आशा जी, आपका असाइनमेंट क्या हुआ, अभी तक आया नहीं है? और मैम सबके आ गए, आदित्य मेरे को पीडीएफ बनाना नहीं आता, तो बनवा रही हूँ मैं किसी से, फिर मैं भेजूंगी। हाँ ठीक है। और पीडीएफ वो फोटो लेके फिर आप है ना बराबर से अलाइन करना, हाँ मतलब वो मेरे को क्रॉप आता नहीं बराबर है, करना। हाँ, तो इसीलिए किसी मैंने से भी किसी को करवा बोला देना। है। हाँ, हाँ कोई बात नहीं, पर जब करवाओ तो बराबर करना। अभी जी। आदित्य का वो नहीं आया, पूरा फोटो आया, तो आई एम नॉट एबल टू रीड द लेटर्स। और ऐसे तो अनुश्रुति ये टाइम हो गया है, पर आपको जब लेना है थोड़ा टाइम ले लीजिए, कोई बात नहीं है, ओके क्योंकि मैम। आप लेट ज्वाइन हुए हैं ना, तो नो प्रॉब्लम। ओके।
आपको कितने टाइम चाहिए आप बोल दीजिए, 10 दिन 15 दिन, फिर आप कर देना। ओके, आज मैं सारी क्लासेस देख लेती हूँ, उसके बाद कल मैं आपको टाइम बता दूंगी मैम। हाँ हाँ, कोई अर्जन नहीं, आराम से आप करो, पर ठीक। खाली बोल देना। ओके मैम। ठीक है, और कुछ? नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं। जय जिनेन्द्र। जय श्री इंद्र।